आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। आज हम लोग उनकी 150वीं जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम जिस भारत में रहते हैं, जिस भारत को आप देखते हैं, जिस भारत में आप भ्रमण करते हैं, वो भारत वैसा नहीं होता यदि पटेल साहब नहीं होते। शायद इसका नक्शा कुछ और होता। क्योंकि 1946 से 48 का जो दौर था, वो दौर हमारे लिए बहुत वर्स्ट था, बहुत ख़राब था। अब आप कहेंगे कि सर आप कह रहे हैं 1946 टू 48, ये दौर में ही तो, इसी दौर में तो हम लोग को आज़ादी मिला। बिल्कुल, इस दौर में एक ही चीज़ अच्छा हुआ जो हम लोग को आज़ादी मिला, बाकी सिचुएशन हमारे विपरीत थी। क्योंकि एक तो अंग्रेज़ हम लोग को कुछ यहाँ पे दे के नहीं जा रहा, यहाँ से लेके जा रहा, लूट के जा रहा। मतलब हम लोग का ख़जाना को वो लूटा, वो अपना अमीर बन गया। आर्थिक दोहन किया ज़बरदस्त स्तर पर, सामाजिक स्तर पे हम लोग को तोड़ा। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आपको पता ही है ना, अंग्रेज़ शुरू से चला रहा था, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम के बीच में एक ज़बरदस्त है ना दूरी पैदा किया, दरार पैदा किया, और जो उसमें वो सक्सेसफुल भी रहा। वो आपको 1946 से ही देखने को मिलेगा, जब डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसके बाद से आपको पता है कि दंगा फसाद किस लेवल पर गया था। इसलिए 46 टू 48 कोई अच्छा समय नहीं था हमारे लिए। जीवन प्रत्याशा भी हमारा बहुत अच्छा नहीं था, 32 वर्ष एवरेज लोग जीते थे, है ना। लिटरेसी रेट बहुत कम। तो आप समझिएगा उस दौर में हम लोग को आज़ादी मिला। अच्छा, कोई हमारे पास बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री नहीं था, हमारे पास कोई इस तरह से IIT IIM जैसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई हमारे पास हेल्थ सेक्टर में है ना एम्स जैसा हॉस्पिटल नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि भारत के पास संसाधन नाम का कोई भी चीज़ था नहीं, और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। मतलब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास रिसोर्स नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था देशी रियासत का, प्रिंसली स्टेट का। जैसे मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिश जो यहाँ पे हुकूमत करता था, ब्रिटिश जब यहाँ पे हुकूमत करता था, आपको मैं बताऊं कि अंग्रेज़ ऐसा नहीं कि पूरे भारत में डायरेक्ट रूल कर रहा है। बहुत सारा क्षेत्र ऐसा था जहाँ पे वो डायरेक्ट रूल नहीं करता था। जैसे अगर आप इसको दो हिस्सों में बांटे, जैसे जहाँ पे अंग्रेज़ का डायरेक्ट रूल चलता था, जहाँ पे वो प्रत्यक्ष रूप से शासन करता था। प्रत्यक्ष रूप से शासन करने का मतलब वहाँ पे उसका वाइसरॉय का प्रभाव था, गवर्नर का प्रभाव था, या उनके द्वारा शासन चलाया जाता था, सब रूल रेगुलेशन बनाया जाता था, सारा चीज़ मतलब प्रशासन वगैरह सारा चीज़ उनका डायरेक्ट जिस जगह पे चलता था, उस जगह को हम लोग कहते थे क्या, ब्रिटिश इंडिया। उसको क्या कहते थे, ब्रिटिश इंडिया। उसको क्या कहते थे, ब्रिटिश इंडिया। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा था जहाँ पे ब्रिटिश का इनडायरेक्ट रूल था। इनडायरेक्ट रूल, अप्रत्यक्ष शासन चलता था। डायरेक्ट रूल नहीं था, अप्रत्यक्ष शासन चलता था। वहाँ पे राजाओं का शासन था, नवाबों का शासन चलता था। और वो जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं प्रिंसली स्टेट या देशी रियासत। देशी रियासत, ठीक है। अब अंग्रेज जब हम लोग को आज़ादी दिया, और 1947 में एक एक्ट पास हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उसके तहत जब हम लोग को आज़ादी मिला, तो किस क्षेत्र से आज़ादी मिला, तो हम लोग को आज़ादी इस क्षेत्र से मिला जहाँ पे ब्रिटिश का डायरेक्ट हुकूमत है। अब ब्रिटिश वालों बोला कि यहाँ तो राजा का शासन है, हम कौन होते तुमको आज़ादी दिलवाने, इस क्षेत्र में आज़ादी, हम तो यहाँ पे शासन ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम तुमको कैसे आज़ादी दे दे। अब ये जो क्षेत्र था, इनके सामने अंग्रेज़ों ने क्या रखा, 3 ऑप्शन रखा। या तो आप लोग क्या कीजिए, इंडिया के साथ विलय हो जाइए, मिल जाइए, या फिर आप पाकिस्तान के साथ विलय हो जाइए, या फिर आप स्वतंत्र देश बना सकते हैं, उसके लिए आपको स्वतंत्रता मिला, मतलब खुद एक देश बना सकते। और समझिए ये लगभग कितना, 562 देशी रियासत था। मतलब 562 क्षेत्र ऐसा था जहाँ पे अंग्रेज़ों का जहाँ पे आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ का इनडायरेक्ट रूल होता था, इनडायरेक्ट रूल ही कह सकते हैं, यहाँ पे राजाओं का शासन चलता था, और इस क्षेत्र से हम लोग को आज़ादी नहीं मिला। अब ये 562 क्षेत्र को भारत में मिलाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। शायद लोग कल्पना में सोचते होंगे कि ये सब मिल जाए भारत में, व्यवहारिक स्तर पर पॉसिबल नहीं लगता था कि इन सब क्षेत्रों को भारत में कैसे मिलाया जाए, पॉसिबल नहीं था। लेकिन उस ज़माने में हमारे पास एक से एक लीडर थे जो कि अपने व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, अपने देश के लिए
नेशन बिल्ड के लिए काम करते थे। और उनमें से एक हीरो थे हमारे, एक लीडर थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि हम इन 562 रियासत को भारत में मिलाएंगे। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज जो आप आधुनिक भारत देख रहे हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। ये नहीं होता तो नक्शा कुछ और होता। आप जैसे एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं ना, एक शहर से दूसरे शहर जाने में उस समय वो दूसरा शहर नहीं रहता, वो कोई देश रहता। वहाँ पर वो वीज़ा लेना पड़ता। हैदराबाद तो अड़ गया था, वो तो बोला था कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। अब हैदराबाद बीच में लैंड लॉक, अब वो देश बना देता तो समझ सकते हैं हैदराबाद आपको जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता। ऐसे बहुत सारे है ना प्रिंसली स्टेट थे। लेकिन कमाल का बात यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो एक हाथ में गाजर लेके चलते थे, एक हाथ में लाठी लेके चलते थे, और देसी रियासत को ऑफर देते थे, तुम गाजर खाओगे कि लाठी खाओगे, तुमको जो पसंद है वही खाओ। मतलब मिलना तो तुमको है ही, भारत में ही मिलना है, जो खा के तुमको मिलना है वो तुम्हारा चॉइस है। और आपको मैं बता दूं 562 देसी रियासतों में 3-4 रियासत को छोड़ दे, बाकी को वो अपने दम पर शांतिपूर्वक मिलाए। वो आप कह सकते हैं एक क्रांति इन्होंने लाया, वो ब्लडलेस क्रांति था। तो ब्लडलेस रेवोल्यूशन ये लेके आए थे उस जमाने में। सरदार पटेल को बिस्मार्क से तुलना कुछ लोग कर देते हैं, मेरा मानना है कि अतुलनीय है। ये एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो कि आप तुलना मत करिए किन्हीं के साथ, क्योंकि और जगह पे अगर किसी का एकीकरण किया गया है, जर्मनी का एकीकरण किया गया या फिर देश में किसी विश्व में कहीं और भी एकीकरण किया गया, आप देखिएगा ज़्यादातर जब देश को अलग अलग क्षेत्र जो बिखरा हुआ रहता, सबको मिलाने में खून बहता है, ज़बरदस्त स्तर पर खून बहता है, हज़ारों लाखों लोगों की मृत्यु होती है वहाँ पे। लेकिन सरदार पटेल ने अधिकांश मैक्सिमम कह सकते हैं 99.9% देसी रियासतों को ऐसे ही मिला दिया। तो ये चालाकी है ना, ये कूटनीति है ना, ये समझ, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल में बहुत ज़्यादा था। इसलिए ये आधुनिक भारत के क्या थे, शिल्पकार थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक साधारण से किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 1875। और 1917-18 से पहले वो भारत के आज़ादी की लड़ाई में उस तरह से सक्रिय नहीं हुए थे। वो प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी से, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी से, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। महात्मा गांधी की बात को काटते नहीं थे, टालते नहीं थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था। और खेड़ा सत्याग्रह जो महात्मा गांधी का हुआ था उसमें वो बड़ा सक्रिय रूप से भूमिका निभाए थे। और आपको पता है कि 1928 का बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था, वहीं से ये सरदार भी कहलाए। उससे पहले भी वल्लभ भाई पटेल कहलाते थे, वहीं पे उनको वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। सरदार वहाँ की जो महिलाएं थी वो सरदार सरदार करके इनको पुकारती थी। आगे चल के फिर महात्मा गांधी ने भी ऑफिशियली इनको सरदार है ना, सरदार की उपाधि दी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ से ही कहलाने लगे। आप समझिए एक साधारण परिवार में जन्मे थे, किसान परिवार में। 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी या पास की। 22 वर्ष समझ सकते, एक अच्छा खासा समय इनको लगा मैट्रिक परीक्षा पास करने। कोई नहीं सोचा होगा कि ये व्यक्ति एक ज़माने में ऐसा कीर्तिमान रचेगा जो सदियों तक लोग इन्हें याद रखेंगे, जो कि प्रतीक होगा यूनिटी का। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके बाद बैरिस्टर के लिए वो इंग्लैंड जाते हैं। 1910 में इंग्लैंड जाते हैं, 1913 में भारत वापस आते हैं, क्रिमिनल लॉयर बन के वापस आते हैं। और लगभग 2 साल होते होते इनका प्रैक्टिस चरम स्तर पर पहुंच जाता है, ज़बरदस्त लेवल पर इनका प्रैक्टिस पहुंच जाता है और देश के बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर के रूप में ये जाने जाते हैं। एक व्यक्तिगत मैं इनका एक इतिहास आपको बताता हूँ, शायद आपको प्रभावित करे कि भावना को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ऐसा नहीं कि इनके अंदर इमोशन नहीं था, बहुत ज़्यादा इमोशन था, लेकिन ये इमोशन को कैसे कंट्रोल करते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इन लोगों के लिए व्यक्तिगत हित इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था जितना राष्ट्रीय हित इंपॉर्टेंट होता था। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार इनकी वाइफ बीमार थी तो ये हॉस्पिटल में भर्ती करवाए थे। हॉस्पिटल में भर्ती करवाए, उसके बाद उनका ऑपरेशन वगैरह होना था तो ऑपरेशन हो गया। धीरे धीरे वो रिकवर हो रही थी और जब रिकवर हो रही थी तो उसी समय इनके पास खबर आया, पटेल साहब के पास, कि उन्हीं का कोई दोस्त था, अंग्रेज़ मतलब सरकार ने हत्या के आरोप में
मतलब गलत आरोप लगाया था हत्या का, उसको अरेस्ट कर लिया गया था। अब हत्या का आरोप लगा था उसके ऊपर, अब हत्या का आरोप मतलब फांसी पे चढ़ने वाला था वो। तो सरदार पटेल से हेल्प मांगा कि आप मुझे बचा सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं और कोई वकील नहीं बचा सकता। तो सरदार पटेल बोले ठीक है मैं आता हूँ। वो अपनी वाइफ को देखे कि हाँ ठीक है, स्वास्थ्य वास्थ्य ठीक है, तो वो चले गए। अपनी वाइफ से बहुत प्रेम करते थे वो, है ना, बहुत ज़्यादा प्यार था उनको। उस समय ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 1909 के आसपास, है ना, मतलब 75 में उनका जन्म हुआ था और 9 मतलब कितना, लगभग उनका उम्र उस समय कितना 33-34 साल के आसपास उनका उम्र हो रहा था। अब हुआ ये कि वो वहाँ केस लड़ रहे थे जब वो सरदार पटेल, उसी समय उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तबीयत अचानक से बिगड़ी और बहुत सीरियस हालत हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। तो इनको पत्र भेजा गया, मतलब तार भेजा गया, और उस समय वो कोर्ट में ही थे, और कोर्ट में थे उस समय, जिरह चल रहा था, मतलब बहस चल रहा था। उसी समय एक तार मतलब पत्र उनके पास आता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल पत्र पढ़ते हैं। पत्र में लिखा हुआ था कि आपकी मतलब पत्नी की मृत्यु हो गई। अब वो पत्र जब वो पढ़े, अब समझिए उनके जगह कोई भी रहता, वो मतलब छटपटा जाता, वो परेशान हो जाता, वो सारा चीज़ छोड़ देता, कुछ उसको नहीं दिखता, वो अंधकार आ जाता सामने में, चला जाता वहाँ से, सब चीज़ छोड़ देता। उन्होंने क्या किया, उस पत्र को पढ़ा और पॉकेट में अपने कोट के पॉकेट में रख दिया पत्र, और फिर वो आगे बहस करना जारी रखे और अपने मित्र को, जो उनके दोस्त थे, उनको बेइज्जत बरी करवाए। क्योंकि आप देखिएगा, आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ये आसान नहीं है, बहुत कठोर डिसीजन होगा उनका, और वो अपने इमोशन पे कैसे कंट्रोल किए होंगे वही जान पाएंगे। तो ऐसे लोग कुछ इसलिए कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कोई छोटे मोटे लीडर नहीं थे, और उनको श्रेष्ठ बताने के लिए आपको जवाहरलाल नेहरू का कद को छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति थे, श्रेष्ठ लीडर थे। वो देखे कि यदि मैं अभी ये बहस को छोड़कर चला जाता हूँ तो शायद एक व्यक्ति जो निर्दोष है उसको फांसी मिल जाएगा, और एक वहाँ पे वो देख रहे कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, एक तो घटना घट चुका है, एक घटना भविष्य में हो सकता है। तो हो सकता है भावी रूप से वो क्या संभावना है वहाँ पे कि भविष्य में इनको क्या हो जाए, फांसी पड़ जाए। तो उसको रोकना मेरा पहला कर्तव्य बनता है। तो वहाँ पे वो उसको चूज़ किए और वहाँ पे वो जिरह किए, सारा चीज़ किए, फिर वो आगे निकले, फिर वो गए अपने वहाँ पे। तो इससे हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि ऐसे ही लोग लीडर नहीं बनते, ऐसे ही लोग महान नहीं बनते हैं। आज तक हम लोग उनको याद कर रहे हैं, ऐसे वो लौह पुरुष नहीं थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनसे आप सीखने का प्रयास कीजिए, और एकता के ये प्रतीक थे, है ना, एकता के प्रतीक थे। वो खंड, है ना, आप कह सकते हैं वो खंड भारत को अखंड भारत में अखंड भारत का निर्माण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। तो उनकी जयंती पर उन्हें शत शत नमन।